द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चुनौती पर बात कर रहे हैं जो आजकल हम में से शायद सभी की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। डिश स्रोत सामग्री में भी बताया गया है। ये स्क्रीन के ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से होने वाले दिमागी और जिस्मानी असर के बारे में है। ये वो हालत है जब जानकारी और दूसरी डिजिटल चीज़ों की लगातार बौछार से हमारा दिमाग एक तरह से हैंग हो जाता है, बिल्कुल जैसे कंप्यूटर की रैम भर जाने पर होता है। तो आज हमारी चर्चा का मुख्य सवाल ये है, क्या ये जो डिजिटल ओवरलोड की समस्या है, ये असल में हमारी अपनी इच्छा शक्ति और अनुशासन की कमी का नतीजा है, जिससे हम अपनी आदतें बदलकर ठीक कर सकते हैं, या फिर क्या ये एक ज़्यादा गहरी मतलब एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है, जिसे टेक के डिज़ाइन, समाज की उम्मीदों और हमारी ज़िंदगी में इसकी जो घुसपैठ हो चुकी है उसने बनाया है, और जिसके लिए सिर्फ हमारी अपनी कोशिशें काफ़ी नहीं है। मेरा मानना है कि स्रोत सामग्री जिस प्रॉब्लम की बात कर रही है वो वाकई एक गंभीर संकट है, और इससे निपटने का रास्ता काफी हद तक हमारे अपने कंट्रोल, अपने फैसलों और अनुशासन से ही निकलेगा। कमी मान लेना पूरी तस्वीर को नहीं देखना है। टेक का डिजाइन, कंपनियों के अपने हित और सामाजिक दबाव, ये सब बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, और ये चीजें व्यक्तिगत समाधानों को कम असरदार बना देती हैं। हमें शायद एक ज्यादा बड़े नजरिए से देखने की जरूरत है। तो देखिए, मेरा मानना है कि स्रोत सामग्री जिस डिजिटल ओवर स्टिमुलेशन की बात करती है वो बस कोई छोटी मोटी परेशानी नहीं है। ये एक असल संकट है जिसके असर बहुत दूर तक जाते हैं। वो कंप्यूटर रैम ओवरलोड वाला उदाहरण बिल्कुल सही बैठता है। जब बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ चल रहे हो तो सिस्टम धीमा पड़ जाता है, हैंग होने लगता है ना। बिल्कुल वैसे ही हमारा दिमाग भी लगातार आती नोटिफिकेशंस, मैसेज, सोशल मीडिया अपडेट्स और ना जाने कितनी डिजिटल उत्तेजनाओं से इतना भर जाता है कि उसकी ध्यान लगाने की, गहराई से सोचने की, यहाँ तक कि ठीक से आराम करने की क्षमता भी वो कम हो जाती है। स्रोत बताता है कि हर लाइक, हर स्वाइप, हर नई जानकारी ये हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज करती है, और डोपामिन जैसा हम जानते हैं इनाम और खुशी से जुड़ा है, और यही तो नशे की लत का बेस है। ये एक ऐसा चक्कर बना देता है जिसमें हम और ज्यादा उत्तेजना चाहते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब इसके आदी हो गए। बड़ों में इसके नतीजे साफ दिखते हैं। हमारा ध्यान भटकता है, फोकस नहीं बन पाता, एक काम से दूसरे पर जाने की स्विच कॉस्ट, यानी दिमाग को दोबारा फोकस करने में जो मेंटल एनर्जी और टाइम लगता है वो धीरे धीरे हमारी प्रोडक्टिविटी को खा जाती है। रात में स्क्रीन से निकलने वाली जो नीली रोशनी है वो मेलाटोनिन हार्मोन को बनने से रोकती है, जिससे हमारी नींद खराब होती है, और खराब नींद तो खैर वो तो सैकड़ों और दिक्कतों की जड़ है। सोशल मीडिया पर दूसरों की एडिट की हुई जिंदगियां देखकर हम तुलना करने लगते हैं, जिससे स्ट्रेस, एंजाइटी और अकेलेपन का एहसास बढ़ता है। लेकिन अगर बड़ों पर यह असर चिंताजनक है तो बच्चों पर तो इसका प्रभाव कहीं ज्यादा डरावना और शायद परमानेंट भी हो सकता है। WHO की गाइडलाइंस बिल्कुल साफ है। 2 साल से कम के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए, और 2 से 5 साल के बच्चों के लिए दिन में 1 घंटे से ज्यादा नहीं। लेकिन स्रोत सामग्री बताती है कि भारत में छोटे बच्चों का औसत स्क्रीन टाइम इससे कहीं ज्यादा है। हम बच्चों के डेवलपमेंट में चिंताजनक देरी देख रहे हैं, बोलने में दिक्कत, घुलने मिलने में हिचक, ध्यान न लगा पाना। स्रोत में इसे समझाने के लिए वर्चुअल ऑटिज्म जैसे लक्षणों का जिक्र है। ये शब्द थोड़ा विवादास्पद हो सकता है, पर ये उन व्यवहारों की तरफ इशारा करता है जो ज्यादा स्क्रीन देखने से जुड़े दिखते हैं। लगातार पास से स्क्रीन देखने की वजह से बच्चों में मायोपिया यानी नजदीक की नजर कमजोर होना तेजी से बढ़ रहा है। स्रोत में एक अनुमान है कि 2050 तक भारत के लगभग आधे बच्चों को चश्मे की जरूरत पड़ सकती है। सोचिए जरा, फिजिकल एक्टिविटी कम होने से मोटापा बढ़ रहा है, और सबसे चिंता की बात है वो नशे जैसी लत वाला पैटर्न। बच्चों के कार्टून, गेम्स, वीडियोस, इनमें अक्सर तेजी से बदलते सीन और आवाजें होती हैं जो लगातार डोपामिन हिट देती हैं, और बच्चे स्क्रीन से चिपक जाते हैं। स्रोत सामग्री उस हालत का जिक्र करती है जहां बच्चे से फोन या टैबलेट छीनने पर वो बिल्कुल वैसा ही गुस्सा और रोना धोना मचाता है जैसा किसी नशे के आदी से उसका नशा छीनने पर होता है। ये सारी बातें चीख कर कह रही हैं कि ये कोई मजाक नहीं है, ये एक संकट है। इसलिए स्रोत में जो व्यक्तिगत कदम सुझाए गए हैं, नोटिफिकेशंस बंद करना, स्क्रीन फ्री टाइम तय करना, बोरियत को अपनाने देना ताकि दिमाग शांत हो, डिजिटल डिटॉक्स करना, ये सिर्फ सुझाव नहीं है, ये इस संकट से निकलने के लिए जरूरी और असरदार उपाय हैं। हमें तकनीक का मालिक बनना होगा, गुलाम नहीं।
हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि स्क्रीन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल ध्यान नहीं भटकाता या नींद खराब नहीं करता या दूसरे नेगेटिव असर नहीं डालता। बिल्कुल डालता है, ये सच में चिंता की बातें हैं। लेकिन जिस तरह से स्रोत सामग्री में नशे की लत, महामारी या यहाँ तक कि वर्चुअल ऑटिज्म जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, मुझे उस पर थोड़ी आपत्ति है। क्या हम एक असल समस्या को जरूरत से ज्यादा सनसनीखेज तो नहीं बना रहे? क्या उसे बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है? हर मजबूत आदत या किसी चीज के ज्यादा इस्तेमाल को नशे की लत कह देना, ये तो उस शब्द के वजन को ही कम कर देता है ना। और हमें ये भी मानना होगा, जैसा कि शोध भी इशारा करता है, कि आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी सिर्फ मजे या खाली वक्त बिताने का साधन नहीं है। ये हमारे काम का, हमारी पढ़ाई का, हमारे सोशल कनेक्शन का, यहाँ तक कि जरूरी सेवाओं तक पहुँचने का एक अनिवार्य हिस्सा बन गई है। हम इससे पूरी तरह कटकर नहीं रह सकते। तो क्या हम सच में ये उम्मीद कर सकते हैं कि लोग उस चीज से पूरी तरह डिटॉक्स कर लें जो उनकी रोज की जिंदगी और रोजी रोटी के लिए जरूरी है? और फिर जब हम स्रोत में सुझाए गए समाधानों को देखते हैं तो उनकी प्रैक्टिकलिटी पर उन गंभीर सवाल उठते हैं। सारे नोटिफिकेशंस बंद कर दें, क्या ये वाकई मुमकिन है? आज का प्रोफेशनल माहौल देखिए, जहाँ कई जॉब्स में तुरंत जवाब देने की उम्मीद की जाती है। डॉक्टर हों, कस्टमर केयर वाले हों, फ्रीलांसर हों या कोई टीम मेंबर जो स्लैक या व्हाट्सएप पर काम कर रहा हो, क्या वो सच में हर अलर्ट को नजरअंदाज करने का रिस्क ले सकते हैं? फिर बोरियत को अपनाएं। ये सुनने में बड़ा फिलोसॉफिकल लगता है, लेकिन जरा एक आम इंसान की बिजी लाइफ के बारे में सोचिए। काम, घर, बच्चे, दूसरी जिम्मेदारियां, उनके पास जो थोड़ा बहुत खाली वक्त बचता है, क्या उसमें जानबूझकर बोर होना एक रियलिस्टिक उम्मीद है, या उस वक्त का इस्तेमाल अक्सर जरूरी काम निपटाने, परिवार से बात करने या बस थोड़ा सुकून पाने के लिए होता है? स्क्रीन फ्री जोन का आइडिया अच्छा है, पर क्या ये हर घर के लिए प्रैक्टिकल है? छोटे फ्लैट्स में रहने वाले परिवारों का क्या? उन स्टूडेंट्स का क्या जिनकी सारी पढ़ाई ही ऑनलाइन हो गई है? मेरा मुख्य तर्क ये है कि प्रॉब्लम का एक बड़ा हिस्सा जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, वो इन टेक कंपनियों के डिजाइन में है। जैसा कि स्रोत भी इशारा करता है, ये प्लेटफॉर्म अक्सर जानबूझकर ऐसे बनाए जाते हैं कि हमें बांधे रखें, हमारे अटेंशन का फायदा उठाएं और हमें बार बार वापस आने पर मजबूर करें। इसमें वो डोपामीन लूप एक बड़ा हथियार है। इन्फिनिट स्क्रॉल, ऑटो प्ले वीडियो, कभी कभी मिलने वाले रिवॉर्ड्स जैसे नोटिफिकेशंस, लाइक्स, ये सब हमारी साइकोलॉजिकल कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए ही तो डिजाइन किए गए हैं। तो अगर टेक्नोलॉजी ही इस तरह डिजाइन की गई है कि वो एडिक्टिव हो, तो क्या सारी जिम्मेदारी सिर्फ यूजर पर डाल देना सही है? ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी को लगातार जंक फूड खिलाकर उसे हेल्दी खाने की सलाह दी जाए। क्या सिर्फ हमारी अपनी इच्छा शक्ति और अनुशासन उन ताकतवर सिस्टमिक दबावों का सामना करने के लिए काफी हैं, जो हमें लगातार ऑनलाइन रहने को मजबूर करते हैं? चाहे वो काम की उम्मीदें हों, सोशल प्रेशर हो, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, या खुद टेक्नोलॉजी का लुभावना डिजाइन हो। मुझे लगता है कि ये तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है और हमें दूसरे पहलू पर भी सीरियसली सोचना होगा। मैं आपकी इस बात को समझता हूं कि सिस्टमिक फैक्टर्स भी हैं, लेकिन मुझे गंभीरता वाले मुद्दे पर वापस आने दीजिए। जब स्रोत सामग्री डोपामीन साइकिल के बारे में बताती है और बच्चों में फोन छीने जाने पर जो तीव्र रिएक्शन दिखते हैं, चिल्लाना, रोना, जमीन पर लौटना, उनका जिक्र करती है और साफ तौर पर इन व्यवहारों की तुलना ड्रग एडिक्शन के लक्षणों से करती है, तो क्या हमें सिर्फ एक बिगड़ी हुई आदत कहकर टाल सकते हैं? देखिए, बिहेवियरल एडिक्शन यानी व्यवहारिक व्यसन, ये एक मानी हुई चीज है। इसमें कोई नशीला पदार्थ शामिल नहीं होता, लेकिन व्यवहार का पैटर्न और दिमाग पर उसका असर बिल्कुल नशे जैसा होता है, जैसे जुआ खेलना या जरूरत से ज्यादा शॉपिंग करना। स्रोत का तल्क यही है कि डिजिटल डिवाइस का बेकाबू इस्तेमाल इसी कैटेगरी में आ सकता है। यह सिर्फ ध्यान भटकने का मामला नहीं है, यह हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को एक तरह से हाईजैक करने जैसा है। हमारी इच्छाओं और जरूरतों को बदल रहा है। ये ऐसे व्यवहार पैदा कर रहा है जो कई बार तर्कहीन और खुद को नुकसान पहुंचाने वाले लग सकते हैं, जो कि एडिक्शन की पहचान है। आपका तर्क हाँ वजनदार है, खासकर जब आप व्यवहारिक व्यसन की बात कर रही हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी फर्क पर सोचना होगा। क्या हर मजबूर करने वाली आदत जो हमें परेशानी दे रही हो, उसे नशे की लत का लेबल देना सही है? देखिए, नशे की लत की जो पारंपरिक समझ है, उसमें शारीरिक निर्भरता होती है।
टॉलरेंस बढ़ता है, यानी उसी असर के लिए ज़्यादा डोज की ज़रूरत, और विड्रॉयल सिम्टम्स होते हैं। क्या ज़्यादातर लोग जो अपने फ़ोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो इन सब पैमानों पर खरे उतरते हैं? शायद कुछ बहुत एक्सट्रीम मामलों में, पर क्या ये आम बात है? टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी का एक ज़रूरी टूल बन गई है। कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, काम, यहाँ तक कि हेल्थ सर्विस के लिए भी ज़रूरी है। इसकी तुलना अवैध ड्रग से करना, जिनका समाज में कोई स्वीकृत ज़रूरी काम नहीं है और जिनसे पूरी तरह परहेज मुमकिन भी है और ज़रूरी भी, मुझे लगता है ये थोड़ा ओवर सिंप्लिफिकेशन है। हाँ, डिजिटल डिवाइसेस बहुत पावरफुल हैं और वो यकीनन ऐसी आदतें बना सकते हैं जो नुकसानदायक हों, पर इसे एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस की तरह पेश करना, जैसे ये कोई फैलने वाली बीमारी हो या अवैध नशीले पदार्थों का फैलाव, क्या ये सही विश्लेषण है? शायद ये पावरफुल टूल्स की वजह से बिगड़ी हुई आदतें हैं जिन्हें मैनेज करने की ज़रूरत है, न कि ज़्यादातर लोगों के लिए एक पूरी तरह से क्लिनिकल एडिक्शन। चलिए अब उन समाधानों की व्यवहारिकता पर थोड़ी और बात करते हैं, जिनका जिक्र स्रोत में है। आपने उनकी सीमाओं पर सवाल उठाया, लेकिन क्या वे सच में इतने अव्यवहारिक हैं? नोटिफिकेशंस बंद करना, ठीक है, शायद आप सारे नोटिफिकेशंस बंद नहीं कर सकते, लेकिन क्या आप गैर जरूरी ऐप्स के नोटिफिकेशंस बंद नहीं कर सकते? क्या आप काम के घंटों के बाद या रात में डू नॉट डिस्टर्ब मोड का इस्तेमाल नहीं कर सकते? स्रोत का मतलब पूरी तरह कट जाना नहीं है, बल्कि सोच समझकर कंट्रोल करना। इंटरनेट इस्तेमाल के लिए खास समय तय करना, हाँ, इसके लिए अनुशासन चाहिए, पर क्या ये नामुमकिन है? जैसे हम खाने या एक्सरसाइज के लिए वक्त निकालते हैं, वैसे ही डिजिटल दुनिया से ब्रेक के लिए वक्त क्यों नहीं निकाल सकते? डिजिटल डिटॉक्स चैलेंज लेना, ठीक है, माना कि कुछ दिनों के लिए पूरी तरह डिस्कनेक्ट करना सबके लिए मुमकिन ना हो, लेकिन क्या वीकेंड पर सोशल मीडिया से दूर रहना या शाम को स्क्रीन फ्री वक्त बिताना मुमकिन नहीं है? और बोरियत को अपनाने की बात, न्यूटन का उदाहरण सिर्फ एक कहानी नहीं है। जब हमारा दिमाग लगातार बाहरी उत्तेजनाओं से भरा नहीं रहता, तभी उसे भटकने, सोचने और नए आइडियाज को जोड़ने का मौका मिलता है। ये क्रिएटिविटी और आत्मचिंतन के लिए जरूरी है। ये कदम मुश्किल हो सकते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन स्रोत का तर्क है कि ये न सिर्फ मुमकिन है, बल्कि हमारे दिमागी स्वास्थ्य और फोकस को वापस पाने के लिए जरूरी भी है। ये पैसिव कंज्यूमर बने रहने के बजाय अपनी डिजिटल दुनिया का एक्टिव कंट्रोलर बनने की कोशिश है। मैं इन कदमों के पीछे की नीयत की तारीफ करती हूँ, लेकिन वो प्रैक्टिकलिटी वाला सवाल तो बना ही रहता है। और ये सिर्फ इच्छा शक्ति की बात नहीं है। आपने कहा गैर ज़रूरी नोटिफिकेशंस बंद कर सकते हैं, बिल्कुल, पर दिक्कत अक्सर उन ज़रूरी लगने वाले नोटिफिकेशन से होती है जो लगातार आते रहते हैं। ज़रा एक गिग वर्कर के बारे में सोचिए जो नए काम के अलर्ट का इंतज़ार कर रहा है, एक स्टूडेंट जिसके असाइनमेंट और क्लास अपडेट ऑनलाइन आते हैं, कोई ऐसा जो घर में किसी बीमार की देखभाल कर रहा हो और उसे फ़ोन की ज़रूरत पड़ सकती हो। उनके लिए डू नॉट डिस्टर्ब मोड शायद एक लग्जरी हो जिसे वो अफोर्ड नहीं कर सकते। समय तय करना, ये भी एक आइडियल सिचुएशन मान लेता है। कई लोगों का काम ऐसा होता है जिसका कोई तय वक्त नहीं होता, उन्हें ज़रूरत पड़ने पर अवेलेबल रहना होता है। और बोरियत को गले लगाना, जब आपके पास लिमिटेड खाली समय हो और उस समय का इस्तेमाल आप आराम करने, अपनों से जुड़ने या अपने रुके हुए काम निपटाने में कर सकते हो, तो क्या जानबूझकर बोर होना उस समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल है? कहीं ये सलाह उन लोगों के प्रिविलेज को तो नहीं दिखाती जिनके पास सच में खाली समय है? ये समाधान एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां इंसान का अपने समय और माहौल पे पूरा कंट्रोल है, जो कि बहुत से लोगों के लिए सच्चाई से कोसों दूर है। असलियत में कई लोगों के लिए ऑनलाइन रहना एक ज़रूरत है, सिर्फ एक चॉइस नहीं। इसीलिए इन समाधानों को सबके लिए असरदार मानना मुझे मुश्किल लगता है। यहाँ मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी और हमारी अपनी एजेंसी के महत्व को कम करता है। देखिए, आखिर में फ़ोन उठाना या न उठाना, किसी ऐप को खोलना या न खोलना, नोटिफिकेशन पर ध्यान देना या न देना, ये हमारा चुनाव होता है। हाँ, भारी दबाव है, इसमें कोई शक नहीं। काम की ज़रूरतें हैं, सामाजिक उम्मीदें हैं, लेकिन हम उन दबावों पर कैसे रिएक्ट करते हैं, ये हमारे कंट्रोल में है। हम छोटे मैनेजेबल बदलावों से शुरुआत कर सकते हैं। स्रोत सामग्री माता पिता के रोल पर खास जोर देती है और मुझे लगता है ये बिल्कुल सही है।
बच्चों के स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करने की बात करने से पहले हमें खुद अपनी आदतें देखनी होंगी। अगर हम हर खाली पल में अपना फोन चेक करते हैं, खाने की मेज पर भी स्क्रीन से नजरें नहीं हटाते, तो हम अपने बच्चों से अलग व्यवहार की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हमें मिसाल बनना होगा। ये आसान नहीं है, मैं मानता हूँ। इसके लिए सचेत कोशिश और इच्छा शक्ति की जरूरत है, लेकिन ये कहना कि हमारे पास कोई चारा ही नहीं है, ये तो बाहरी ताकतों के सामने हार मानने जैसा है। सकते हैं, सिर्फ पैसेंजर नहीं। यहाँ मैं एक अलग नजरिया रखना चाहूंगी। जबकि व्यक्तिगत पसंद यकीनन एक फैक्टर है, ये कहना कि ये पूरी तरह से व्यक्तिगत जिम्मेदारी है उन ताकतवर बाहरी ताकतों को नजरअंदाज करना है जो हमारे व्यवहार को एक्टिवली मतलब जानबूझकर शेप दे रही हैं। जैसा मैंने पहले कहा, टेक कंपनियां सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रही, वे हमारा ध्यान बेच रही हैं। वो अरबों डॉलर लगाती हैं, न्यूरोसाइंटिस्ट्स और बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट्स को हायर करती हैं ताकि ऐसे प्लेटफॉर्म और फीचर डिज़ाइन किए जा सकें जो हमें साइकोलॉजिकली बांधे रखें। वो इन्फिनिट स्क्रॉल, नोटिफिकेशन बैज का लाल रंग, रुक रुक कर मिलने वाले लाइक्स और कमेंट्स, ये सब जानबूझकर हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को ट्रिगर करने और हमें आदी बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ये यूज़र और एक बहुत ताकतवर ऑप्टिमाइज्ड सिस्टम के बीच एक अनइक्वल लड़ाई है। इसके अलावा सोशल और वर्किंग माहौल को देखिए। आजकल अक्सर ये उम्मीद की जाती है कि आप हर वक्त अवेलेबल रहेंगे। अगर आपकी पूरी टीम दिन रात स्लैक पर बात करती है, अगर आपका बॉस देर रात ईमेल भेजता है और सुबह तक जवाब चाहता है, तो डिस्कनेक्ट करने का प्रेशर बहुत रियल होता है। डिजिटल डिटॉक्स करना आपकी नौकरी या सोशल स्टैंडिंग के लिए नुकसानदेह हो सकता है। सिर्फ व्यक्ति को दोष देना उस पूरे सिस्टम को अनदेखा करना है जिसने इस हमेशा चालू यानी ऑलवेज ऑन कल्चर को बढ़ाया है और इसे बनाए रखने वाले टूल्स को डिज़ाइन किया है। ये सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी का मामला नहीं है, ये एक ऐसे माहौल में तैरने की कोशिश करने जैसा है जिसकी लहरें लगातार हमें एक खास दिशा में बहा रही हैं। अब बच्चों पर पड़ने वाले प्रभावों पर वापस लौटते हैं, क्योंकि स्रोत सामग्री इसे एक खास चिंता का क्षेत्र मानती है। जो आंकड़े दिए गए हैं, WHO की सलाह का इतना ज्यादा उल्लंघन, भारत में छोटे बच्चों का औसत स्क्रीन टाइम, 2050 तक आधे बच्चों में मायोपिया का वो डरावना अनुमान, विकास में देरी के लक्षण जिन्हें वर्चुअल ऑटिज्म जैसे शब्दों से बताया गया है, ये मामूली चिंताएं नहीं हैं। ये हमारी आने वाली पीढ़ी की सेहत, उनकी सोचने समझने की क्षमता और उनके सामाजिक विकास के लिए असली और गंभीर खतरे हैं। स्रोत का तर्क है कि बचपन विकास का एक बहुत नाजुक दौर होता है और इस दौरान जरूरत से ज्यादा पैसिव स्क्रीन टाइम दिमाग के विकास, भाषा सीखने की क्षमता और सामाजिक भावनात्मक समझ को नेगेटिव रूप से प्रभावित कर सकता है। क्या हम इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर सकते हैं? स्रोत का आग्रह है कि यह स्थिति तुरंत और मजबूत पेरेंटल एक्शन की मांग करती है, खासकर छोटे बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम को सख्ती से लिमिट करना और स्क्रीन के बजाय खेलने कूदने, बाहर जाने और असली दुनिया के अनुभवों जैसे हेल्दी विकल्प देना। देरी करने का मतलब हो सकता है परमानेंट नुकसान का खतरा उठाना। मैं बच्चों की वल्नरेबिलिटी और इन संभावित जोखिमों की गंभीरता को पूरी तरह मानती हूँ। बच्चों पर असर वाकई चिंता का सबसे बड़ा कारण है। हालांकि वो शब्दावली वाली मेरी आपत्ति यहाँ भी लागू होती है। वर्चुअल ऑटिज्म जैसे शब्द भले ही स्रोत में लक्षणों को बताने के लिए इस्तेमाल किए गए हों, ये बेवजह का डर पैदा कर सकते हैं और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जैसी असली न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशंस को कमतर आंक सकते हैं। क्या हम टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया में दिखने वाले नॉर्मल डेवलपमेंटल वेरिएशन या माहौल की वजह से हुई देरी को बेवजह बीमारी का लेबल देने का रिस्क उठा रहे हैं? ये ज़रूरी है कि हम सटीक रहें और पैनिक ना फैलाएं। इसके अलावा क्या हमारा ध्यान सिर्फ स्क्रीन टाइम की क्वांटिटी पर ही होना चाहिए? स्रोत सामग्री में शायद इस पर भी बात हो कि स्क्रीन टाइम की क्वालिटी कितनी मायने रखती है। बच्चा देख क्या रहा है, क्या वो एजुकेशनल है या सिर्फ पैसिव एंटरटेनमेंट? और क्या पेरेंट्स उनके साथ बैठकर उस पर बात करें, को-व्यूइंग, या बच्चा अकेला ही स्क्रीन में खोया हुआ है? शायद ये फैक्टर्स भी उतने ही ज़रूरी हैं। और एक और पहलू, क्या हम सारा बोझ सिर्फ पेरेंट्स पर ही डाल रहे हैं? आज के समाज में पेरेंट्स अक्सर बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं। क्या उन्हें इस चुनौती से निपटने के लिए ज़्यादा सोशल सपोर्ट, बेहतर रिसोर्सेज और स्कूलों तथा कम्युनिटीज़ से मदद की ज़रूरत नहीं है?
इसे सिर्फ पेरेंट्स की नाकामी के तौर पर देखना भी शायद प्रॉब्लम को जरूरत से ज्यादा आसान बनाना हो सकता है। और खास तौर पर बच्चों के लिए साफ तौर पर नुकसानदेह नतीजे हो सकते हैं। हालांकि तकनीक अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं है, इसका बेकाबू और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हमारे दिमाग की केमिस्ट्री को बदल सकता है, नशे की लत जैसा व्यवहार पैदा कर सकता है और हमारी ओवरऑल वेलबींग को खतरे में डाल सकता है। समाधान हाँ थोड़े मुश्किल जरूर है, पर वो मुख्य रूप से व्यक्तिगत जागरूकता, सोच समझकर चुनाव करने की क्षमता और अनुशासन विकसित करने में ही है। स्रोत हमें अपनी डिजिटल आदतों का मालिक बनने के लिए प्रेरित करना चाहता है, ना कि उनका गुलाम बने रहने के लिए। और मेरा नज़रिया ये है कि हालांकि डिजिटल डिवाइसेस का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल यकीनन ध्यान भटका सकता है, नींद की समस्या और दूसरी चिंताएं पैदा कर सकता है, इसे एक महामारी या बड़े पैमाने पर नशे की लत के तौर पर पेश करना स्थिति को ज़रूरत से ज़्यादा आसान बनाना और सनसनीखेज बनाना हो सकता है। हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरी भूमिका को मानना चाहिए और स्रोत में दिए गए व्यक्तिगत समाधानों की प्रैक्टिकल लिमिट्स और चुनौतियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। समस्या सिर्फ व्यक्तिगत इच्छा शक्ति की कमी में नहीं है, बल्कि ये टेक डिज़ाइन, कॉर्पोरेट हितों से चलने वाली परसुएसिव टेक्नोलॉजी और गहरे सामाजिक व प्रोफेशनल दबाव के एक जटिल जाल से भी जुड़ी हुई है। इसलिए सिर्फ व्यक्तिगत समाधान इन ताकतवर सिस्टमैटिक ताकतों का मुकाबला करने के लिए काफ़ी नहीं हो सकते और एक ज़्यादा बैलेंस्ड, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की ज़रूरत है। हम कम से कम इस बात पर तो सहमत हो सकते हैं कि ये एक जटिल और कई परतों वाला मुद्दा है, जिसमें व्यक्तिगत व्यवहार और बाहरी सिस्टमिक ताकतें दोनों की अहम भूमिका है। हमारी असहमति शायद इस बात पर है कि जिम्मेदारी का पलड़ा किधर ज्यादा झुकता है, व्यक्ति पर कितना और सिस्टम पर कितना। बिल्कुल, और शायद यही इस चर्चा का महत्व है। इन अलग अलग नजरियों पर सोचना, व्यक्तिगत असर की गंभीरता, सुझाए गए समाधानों की व्यावहारिकता और उस बड़े सिस्टमिक कॉन्टेक्स्ट को समझना जिसमें हम सब जी रहे हैं, डिजिटल दुनिया में अपने रास्ते को ज्यादा सोच समझकर तय करने के लिए जरूरी है। प्रस्तुत सामग्री निश्चित रूप से इन पहलुओं पर और गहराई से सोचने और पड़ताल करने के लिए बहुत कुछ देती है। हम श्रोताओं को इन तर्कों और स्रोत सामग्री में दी गई जानकारी के आधार पर अपने खुद के निष्कर्ष निकालने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। द डिबेट में शामिल होने के लिए धन्यवाद।